आग ताप लीजिए। देवदार के इन घने जंगलों में छिपे देवगिरी रेस्ट हाउस की कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आज भी इन वादियों में गूंजती हैं। मैं रामू काका, यहाँ का पुराना चौकीदार, आज आपको एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस विश्लेषण में हम उस सर्द रात की बात करेंगे जब शहर से एक घमंडी लेखक कबीर यहाँ शांति की तलाश में आया था। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है साहेब, ये एक चेतावनी है जिसे अनसुना करने का अंजाम बहुत भयानक हुआ। कबीर अपनी नई किताब लिखने के लिए शहर के शोर शराबे से दूर भागकर यहाँ आया था। उसे सन्नाटा चाहिए था। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उससे विनती की थी कि बाबूजी, रात होने से पहले यह घाटी छोड़ दीजिए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि शांति और सन्नाटे में फर्क होता है। जो सन्नाटा देवगिरी में पनाह लेता है ना, वो मुर्दों वाला है। लेकिन कबीर, उसने मेरी एक न सुनी। बड़ी बेवकूफ़ी से इस चेतावनी को हंसकर टाल दिया और बस यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। और फिर बात आती है कमरा नंबर 4 की। सुनने में तो ये महज एक नंबर लग सकता है, लेकिन इसके अंदर जो खौफ दफन है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जब मैंने अपने कांपते हाथों से कबीर को उस कमरे की चाबी दी तो सच कहूं, मेरा दिल बैठ गया था। वो कमरा बरसों से सील था। जैसे ही कबीर ने उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, अंदर से सीलन और पुरानी सड़ी हुई किताबों की ऐसी दमघोटू महक बाहर आई कि क्या बताऊं। ये कमरा तब से बंद था जब पिछला मेहमान रातों रात वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वो कोई आम कमरा नहीं था, वो एक मकड़ जाल था जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उस कमरे का जाल बड़ा ही सटीक और खौफनाक था। कमरे के ठीक बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की डेस्क रखी थी और उसके आधे खुले दराज में एक लाल डायरी पड़ी रहती थी। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं थी। इसके कवर पर किसी का नाम नहीं था, बल्कि ऐसे गहरे निशान थे जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोचा हो। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा था वो पूरी तरह से लाल स्याही से था। यही उस श्राप का पहला पड़ाव था, एक ऐसा जाल जो अपने शिकार को खामोशी से अपनी तरफ खींच लेता है। अब उस रात क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा। कबीर की किस्मत डायरी के पन्नों के साथ भयानक रूप से जुड़ती जा रही थी। उसने डायरी का एक पन्ना खोला जिस पर लिखा था कि रात के 12 बज चुके हैं और कमरे में सीलन की बदबू है। कबीर ने चौंक कर अपनी घड़ी देखी। समय था ठीक 11:59। इस पूरी दास्तान का सबसे खौफनाक हिस्सा यही है, कैसे एक एक मिनट डायरी के उन मनहूस शब्दों को हकीकत में बदल रहा था। वो लगातार टिक टिक करती घड़ी कबीर की मौत का समय तय कर रही थी। और फिर सुई ने बाड़ा का कांटा छुआ। ठीक आधी रात। डायरी में लिखा था कि लाइट बंद हो गई है और बिल्कुल उसी पल कमरे की वो इकलौती पीली बत्ती फड़फड़ाई और हमेशा के लिए बुझ गई। बात सिर्फ बत्ती बुझने की नहीं थी। कोने में रखा अलाव जो अब तक अच्छी तरह सुलग रहा था, वो भी अचानक बुझने लगा और पूरे कमरे में सिर्फ उसका दमघोटू धुआं भरने लगा। 12 बजते ही उस मनहूस कमरे ने कबीर को पूरी तरह से एक ऐसे अंधेरे के हवाले कर दिया था जहां से कोई वापस नहीं आता। अब आप ही सोचिए, अंधेरे कमरे में बैठे हों और दरवाजे के बाहर नंगे पैरों की आहट सुनाई दे तो किसी की भी रूह कांप जाएगी। कबीर ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि लाइट जाना शायद कोई इत्तेफाक हो। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा है। और ठीक उसी पल बाहर कॉरिडोर से नंगे पैरों के चलने की खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। छप छप छप। वो आवाज धीरे धीरे उसके दरवाजे की तरफ बढ़ी, बाहर रुकी और फिर बंद लकड़ी के दरवाजे पर 3 बार धीमी दस्तक हुई। डायरी के शब्द अब पूरी तरह से हकीकत बन चुके थे। कबीर घबरा गया। वो झपटकर दरवाजे के पास गया और हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसी वक्त कमरे का तापमान अचानक इतनी तेजी से गिरा कि जैसे खून जमा दे। कबीर के मुंह से उसकी अपनी सांसें सफ़ेद धुएं की तरह निकलने लगी और फिर वहां फैली वो विभत्स सड़ांत, सूखे हुए खून और सड़ते हुए मांस की ऐसी बदबू कि किसी की भी आंतें पलट जाएं। कबीर बुरी तरह खांसने लगा। ये सिर्फ कोई डरावना एहसास नहीं था, ये एक ऐसा जानलेवा अनुभव था जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर देता है। अब एक सवाल उठता है, इतने खौफ के बावजूद कोई इंसान उस डायरी को पढ़ना क्यों जारी रखेगा? उसे तो डायरी फेंक देनी चाहिए थी, है ना? लेकिन यही तो उस श्राप का सम्मोहन था। कबीर खुद को रोकना चाहता था, लेकिन उसके हाथ अपने आप डायरी के पन्ने पलट रहे थे। एक अदृश्य बुरी शक्ति उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही उसने पढ़ा कि
कोई मेरे कानों के पास सांस ले रहा है। उसे सचमुच अपनी गर्दन पर किसी की बेहद ठंडी और बदबूदार सांस महसूस हुई। वो पूरी तरह से उस डायरी के जाल में जकड़ चुका था और अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। गर्दन पर सांस महसूस होते ही कबीर ने झटके से मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वो घबराकर कमरे में पीछे की तरफ हटा तो उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। दीवार के हर कोने से, हर पेंटिंग के पीछे से और अलमारी के शीशे से हजारों लाल आंखें उसे घूर रही थीं। और वो आंखें इंसानी बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि खून जैसी लाल थीं। ये उस बुरी शक्ति का तरीका था कबीर को ये बताने का कि अब छुपने की कोई जगह नहीं बची है, खेल खत्म होने वाला है। और तभी कबीर के ठीक सामने एक औरत की परछाई आकार लेने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से गला हुआ था। उसने कबीर की तरफ देखा और एक अजीब सी गूंजती आवाज में कहा कि उसकी मौत अधूरी रह गई थी, और क्योंकि कबीर ने उसकी डायरी पढ़ी है, अब उसे वो कहानी जीनी होगी। उस खौफनाक परछाई ने कबीर की आंखों में सीधा झांकते हुए उसकी सांसें और उसकी कलम मांगी, और फिर बिना कोई मौका दिए वो किसी धुएं की तरह कबीर के शरीर के आर पार हो गई और सीधे उस लाल डायरी में समा गई। इस श्राप का सबसे क्रूर हिस्सा जानते हैं क्या है? वो झूठी उम्मीद जो शिकार को चंद पलों के लिए दी जाती है। परछाई की डायरी में समाते ही अचानक कमरे की बत्ती वापस आ गई। सब कुछ बिल्कुल शांत। कबीर को लगा शायद वो बच गया। फिर अचानक बत्ती दोबारा बुझी और खिड़की से मेरी लालटेन की रोशनी अंदर आई। मेरी ही आवाज गूंजी, बाबूजी, दरवाजा खोलिए, सुबह हो गई है। लेकिन ये वो आखिरी जाल था। कबीर का शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि दरवाजे के बाहर मैं नहीं हूं, बल्कि वही राक्षसी साया मेरी आवाज की नकल कर रहा है। वो अपने ही कमरे में कैद हो चुका था। अगली सुबह का वो भयानक मंजर, सच कहूं तो आज भी मेरी रूह कंपा देता है। जब मैंने जोर से धक्का देकर वो भारी लकड़ी का दरवाजा तोड़ा तो मेरे मुंह से बेसाख्ता बस यही निकला, हे भगवान, एक और गया। कमरे के अंदर मौत का सन्नाटा पसरा था। वहां ना तो कबीर था, ना ही उसका कोई सामान। सिर्फ खुली खिड़की से आती हुई सर्द हवा थी जो मेज पर रखी उस लाल डायरी के पन्नों को फड़फड़ा रही थी। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी साहब। ये उस खौफनाक इतिहास का एक और पन्ना था जो मेरी ही आंखों के सामने फिर से दोहराया गया था। मैंने कांपते कदमों से उस डेस्क के पास जाकर डायरी को देखा। उसका आखिरी पन्ना अब खाली नहीं था। कबीर के लकवाग्रस्त हाथों ने खुद अपनी मौत की कहानी उस डायरी में लिख दी थी, और यकीन मानिए वो लाल स्याही अभी भी गीली थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो कुछ और ही थी। डायरी के बिल्कुल अंत में, जहां कबीर की कहानी खत्म हुई थी, वहां एक नया, बिल्कुल कोरा पन्ना अपने आप जुड़ गया था। वो मनहूस डायरी अपनी अगली अधूरी कहानी का, अपने अगले शिकार का खामोशी से इंतजार कर रही थी। कबीर ने तो उस मनहूस शांति की तलाश में अपनी जान ही गंवा दी। लेकिन जरा सोचिए, अगर कभी किसी अनजान जगह पर, किसी सील बंद और खाली कमरे में आपको एक बेनाम लाल डायरी पड़ी मिले, तो क्या कोई उसे खोलने की बेवकूफ़ी करेगा? क्या आप करेंगे? कमरा नंबर 4 के इस खौफनाक विश्लेषण में बस इतना ही। अब ये अलाव भी बुझने को है और मेरे ख्याल से अब यहाँ से चले जाने का वक्त आ गया है। अपना ख्याल रखिएगा।